जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 समझने का प्रयास करेंगे। यह PYQ है 1993 का 1993 का प्रश्न पत्र है। हम लोग पूरे एक सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी रीड करते जा रहे हैं और जिसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर 1993 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सेक्शन ए का चारों क्वेश्चन हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन को आइए हम एक एक जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में A, B, C and D इन 4 प्रश्नों में 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A, नाम इज इन दी पोस्ट कोल्ड वॉर। देखो, नाम इन द सेंस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नाम का क्या रिलेवेंस है शीत युद्ध के बाद, उसके बारे में हमें 200 शब्दों में कमेंट करना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद कल्चरल इंपीरियलिज्म 1B, अगला क्वेश्चन है कल्चरल इंपीरियलिज्म, इसके बारे में 200 शब्दों में लिखना है हमें। 1C, केस फॉर अ परमानेंट UN पीस कीपिंग फोर्स। देखो, एक केस स्टडी आपको यहाँ पे लिखना है या फिर बनाना है कि आपको जो है UN पीस कीपिंग जो फोर्स होती है, जैसे कहीं कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाता है, कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह होता है, तो वहाँ UN पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाता है। जितने भी UN के सदस्य देश हैं सब अपने अपने फोर्स वहाँ भेजते हैं ताकि वहाँ शांति समरसता बहाल किया जा सके। तो वही है कि क्या UN पीस कीपिंग फोर्स को परमानेंट कर दिया जाए या परमानेंट कोई ऐसी फोर्स की स्थापना की जाए। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। या UN पीस कीपिंग फोर्स के अभी कई एक जगह आप एग्जाम्पल्स देके जो है इसका जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आगे है नेशनल इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 1D, इसमें आपको लिखना है नेशनल इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी। किसी भी एक देश का, कोई भी देश हो, हर एक देश का अपना राष्ट्रीय हित होता है और उसका अपना एक सामर्थ्य होता है। इस पे आपको कमेंट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C and D इन चारों क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, कि एक्सप्लेन द एक्सटर्नल रूल्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम एंड इवेल्युएट द रोल विच बैलेंस ऑफ पावर प्ले इन स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल ऑर्डर इन अ मल्टीपोलर सिस्टम। देखो, कुछ लोगों को लगता है कि अमेरिका अभी सुपर पावर है, इसको नकारा नहीं जा सकता, अमेरिका इज स्टिल अ वर्ल्ड सुपर पावर। लेकिन धीरे धीरे दुनिया जो है परिवर्तित हो रही है और बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग ग्लोबल पावर जो है पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेगा कि भले वो सुपर पावर नहीं है लेकिन उसे मिडिल पावर कहा जा सकता है। और कई एक ऐसे मिडिल पावर मिलकर आपस में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक तो पूरा हो गया जैसे अमेरिका, दूसरी तरफ आप ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत, चाइना, ब्राज़ील, ये सब जो है मिडिल पावर के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो देखो, और बैलेंस ऑफ पावर, 2 टर्म, एक तो सुपर पावर के हम आगे बात करेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो मल्टीपोलर का मतलब है कई धुरी जो है इस दुनिया की है, मतलब एक धुरी सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं टिकी हुई है कि कई एक धुरी है, मतलब सत्ता के कई एक केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, वही इस चीज में यहाँ जो है कहा जा रहा है। अब इसमें एक है कि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि एक्सप्लेन द एसेंशियल रूल्स फॉर बैलेंस ऑफ द पावर। जो बैलेंस पावर सिस्टम, बैलेंस ऑफ पावर का जो सिस्टम है, इसका एसेंशियल रूल्स क्या है, इसके बारे में आपको जो है कह सकते हो कि लिखनी है और इसके आगे आपको इवेल्युएट करना है इसके रोल को, इसके योगदान को। ठीक है, जो कि यह जो बैलेंस ऑफ पावर है विश्व में शांति समरसता किस प्रकार से यह स्थापित करता है और शांति, विश्व वैश्विक शांति के लिए बैलेंस ऑफ पावर का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीजें क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि नेशन स्टेट, ठीक है, राष्ट्र राज्य is currently exposed to disintegrative tendencies from within। देखो,
जो राष्ट्र और राज्य की अवधारणा है, ये मॉडर्न अवधारणा है, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और खास करके ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद की ये जो है अवधारणा अधिक प्रखर रूप से उभर कर सामने आता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो राष्ट्र और राज्य की अवधारणा है वो जो है अंदरूनी तौर पे उसे जो है खतरा देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस बात का वर्णन और जिक्र यहाँ पे आपको जो है दिखाई देगा। आगे है कि नेशन स्टेट इज करेंटली एक्सपोज टू डिसइंटीग्रेटिव टेंडेंसीज फ्रॉम विथिन, वो अंदरूनी तौर पे नेशन स्टेट को जो है खतरा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ है इलुसिडेट द स्टेटमेंट, आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से इस स्टेटमेंट को जो है इलुसिडेट करना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन यूरोप, किस कंटेक्स्ट में, यूरोप के कंटेक्स्ट में, कि कैसे यह डेवलप हो रहा है, ठीक है, यूरोप में कैसे देखोगे तो यूरोपियन नेशन को अगर आप देखोगे तो कई एक जो है छोटे छोटे गणराज्य वहाँ उभर कर निकले। तो नेशन स्टेट अपने आप में जैसे कोई अभी राज्य और राष्ट्र बनकर निर्माण हुआ और आने वाले भविष्य में उससे फिर कई एक राष्ट्र जन्म ले लेते हैं, तो अंदरूनी तौर पे उससे खतरा जो है हमेशा रहता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द डोमेस्टिक पॉलिटिकल फोर्स, ठीक है। देखो इस चीज को समझो कि यहाँ इस अभी तक के प्रश्न में इसमें ये कहा जा रहा है कि देखो एक कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग, कोई भी राजनीति शास्त्र के कह सकते हो एक्सपर्ट या स्कॉलर कह सकते हो, पूरे के पूरे वैश्विक परिदृश्य पे जो आर्म्स रेस चल रहे हैं ना, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे आर्म्स कंट्रोल करना है, जैसे एनपीटी वगैरह हो गया, सीटीपीटी वगैरह हो गया, ठीक है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी हो गया, न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि कैसे आर्म्स, एक तरफ तो आर्म रेस चल रहा है कि दिन दुनिया हर एक राज्य देखोगे नए नए वेपन्स बना रहे हैं, नए नए मिसाइल, नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ एनजीओ वगैरह है कि उसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों कंटेक्स्ट को तभी समझा जा सकता है जब उस राज्य के इंटरनल पॉलिटिक्स को समझा जाएगा और उसके जो अंदरूनी के साथ साथ जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है। मतलब अगर भारत भी न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण किया तो क्यों किया, क्योंकि उसको पाकिस्तान से अधिक खतरा नहीं था, उसको चाइना से अधिक खतरा था, ठीक है। अब पाकिस्तान ने क्यों न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण किए, क्योंकि उसको भारत से खतरा था। तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ साथ उसके जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं, ये भी एक फैक्टर होता है कि वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ आर्म कंट्रोल। देखो कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग, कोई भी स्कॉलर जो है अंतर्राष्ट्रीय में जो आर्म कंट्रोल की जो संधियां होती है उसे आसानी से तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के जो फैक्टर्स हैं उसको जो है कह सकते हो कि उस चीज़ को समझने में लिया जाए। और इसके आगे है कि हैव अ स्टेक इन मेंटेनिंग लार्ज डिफेंस एक्सपेंडिचर, एनालाइज दिस फोर्स विद द हेल्प ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल आर्म रेस। तो देखो घरेलू स्तर पे आपका देखोगे, अटल जी ने कहा कि चाहे विश्व के देश चाहे कितने ही भारत पे सैंक्शन क्यों ना लगाए, भारत जो है परमाणु परीक्षण करेगा। ये सब सारी चीज़ें जो आर्म रेस होता है, मतलब युद्ध के साजो सामग्री या फिर शास्त्रों का जो जखीरा को जो है एक प्रकार से हर एक देश बनाने का प्रयास करता है। अभी सबसे अधिक अगर परमाणु बम किसी के पास है तो वो रशिया के पास है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो आर्म रेस है उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चारों के चारों प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।